हमने लिटरेचर के सारे चैप्टर्स कर दिए हैं खत्म, लाइन बाय लाइन सारी की लाइंस को देखा है और एनिमेशन के साथ सारे चैप्टर, चाहे वो तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक के हो, चाहे वो तुम्हारी फुटप्रिंट्स वाली बुक के हो, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार। एनिमेटेड है, 10-15 मिनट में खत्म किया है, जाकर उनका यूज करना। और इस वीडियो में अब हम ऑलमोस्ट 40 मिनट के अंदर 40 मिनट्स में टर्म 2 की तीनों पोयम निपटाने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस के साथ। वर्ड बाय वर्ड को हम पोएम को देखेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग देखेंगे और तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। नाम क्या है? नो बकवास। चैनल का लोगो कुछ ऐसा दिखता है। रियल चैनल पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस चैनल पे तुम्हें सारे चैप्टर्स की वर्कशीट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ और सारे के सारे टर्म 2 के मटेरियल्स अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। और यार स्टार्ट करते हैं साथ साथ लाइन बाय लाइन। सबसे पहले पहला स्टैंजा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब ये पार्ट उसकी मम्मी कह रही है। एक स्टैंजा इस पोएम का उसकी मम्मी बोलेगी, फिर दूसरा जो स्टैंजा रहेगा 3 लाइन का, उसमें वो खो जाएगी अमेंडा अपनी एक दुनिया में। देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अब डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा यानी कि वही अपने नाखूनों को मत चबाओ, जो कि एक बैड हैबिट है उसकी मम्मी कह रही है उससे। फिर डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। यार हंच होता है बेंडिंग अपर बॉडी फॉरवर्ड, यानी कि जो ऊपर की बॉडी है उसे आगे की तरफ झुका कर बैठ जाना। तो उस पोस्चर में मत बैठो, उसकी मम्मी उसे समझा रही है। देन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब स्लाउचिंग का मतलब होता है मूविंग लेजीली, कि जब हम चलते हैं तो पैर बिल्कुल घिस घिस के चलते हैं ना, वो कि लेजीली मत चलो, एक्टिव रहो अमेंडा। तो ये हो गया, समझ में आया? ये पहला स्टैंजा जहां उसकी मम्मी बात कर रही है। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट, अमेंडा तो अपनी दुनिया में खोई हुई है। क्या है उसकी दुनिया? देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स में समझाया गया है उसकी लाइंस को। देयर इज अ लैंग्विड एमेरल्ड सी। लैंग्विड का मतलब रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत। एक शांत एमेरल्ड सी का मतलब, यार एमेरल्ड ना एक स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन, जिसको हिंदी में पन्ना बोलते हैं। वो बिल्कुल ग्रीन कलर का चमकता हुआ स्टोन होता है, जैसे डायमंड एक स्टोन है, रूबी एक स्टोन है, उस तरह से एमेरल्ड एक स्टोन है, बिल्कुल ग्रीन कलर का चमकता हुआ सा स्टोन। तो यहां पर लिखा है एमेरल्ड सी, यानी कि सी को बताया गया है कि सी जो समुद्र है वो बिल्कुल एमेरल्ड की तरह ग्रीन कलर का चमकता हुआ सा एक क्या है, सी, यानी कि समुद्र है। तो देयर इज अ लैंग्विड एमेरल्ड सी, यानी कि हरा कलर का रिलैक्स्ड समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। समझो वेयर द, जहां पे सोल इनहेबिटेंट, सोल का मतलब अकेली, इनहेबिटेंट यानी कि वहां पर रहने वाली। अब उस पूरे के पूरे समुद्र में अकेली सिर्फ मैं हूं, अकेली मैं इनहेबिटेंट हूं, वहां पर रहने वाली हूं। फिर आगे लिखा है अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मरमेड का मतलब होता है जल परी। आगे क्या लिखा है? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मूविंग स्लोली। ड्रिफ्टिंग का मतलब मूविंग स्लोली, धीरे धीरे से चलना। ब्लिसफुली का मतलब जॉयफुली। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ? अमेंडा एक अपनी दुनिया में खोई है, जहां पर अकेले है वो एक रिलैक्स्ड हरे से समुद्र में, जहां पर वो एक जल परी और रिलैक्स होकर बिल्कुल ड्रिफ्ट कर रही है, यानी कि धीरे धीरे से चल रही है उस समुद्र में। तो ये ख्याली दुनिया जो अमेंडा के दिमाग में आ रही है, ये इसी रीजन से आ रही है क्योंकि वो काफी परेशान हो चुकी है अपनी मम्मी की इन बातों से। अब फिर अगले स्टैंजा में उसकी मम्मी शुरू हो जाती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, यानी कि तुमने अपना होमवर्क खत्म किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। टाइडी का मतलब होता है साफ करना, क्लीन करना। तो क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? उसकी मम्मी यार हर बात पर चिल्ला रही है उसे। फिर नीचे भी लिखा है कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, यानी कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज साफ कर लेना। अब ये सब वो बड़बड़ा रही उसकी मम्मी, बट हमारी अमेंडा तो अपनी दुनिया में खोई हुई है। क्या है उसकी दुनिया? नेक्स्ट स्टैंजा में देखो, आई एम एन ऑर्फेन। ऑर्फेन का मतलब अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, विदाउट पेरेंट्स। ठीक है, आई एम एन ऑर्फेन कॉमा रोमिंग द स्ट्रीट। रोमिंग का मतलब सबको पता है, हम अपने स्कूल में क्या करते हैं, यही करते हैं, रोम करते हैं कॉरिडोर्स में। रोमिंग का मतलब घूमना, ऐसा ऐसे ही बस किसी बिना काम के वेले घूमना। तो आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, यानी कि मैं अनाथ हूं और मैं स्ट्रीट में जा रही हूं चल के। फिर आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। अभी ये लाइन तुम्हें नहीं समझ में आई है, ध्यान से समझो एक एक वर्ड। आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब यहां पर है कि पैटर्न बनाना, यानी कि पैटर्न। आई पैटर्न का यहां पर मतलब है पैटर्न बनाना। सॉफ्ट डस्ट यानी कि धूल, विथ माई हस्ड बेयर फीट। हस्ड का मतलब होता है क्वाइट, शांत, बिल्कुल शांति से वो खोई अपनी दुनिया में, शांत। बेयर फीट का मतलब अनकवर्ड,
किसी भी कोई चीज़ से कवर नहीं, ना उसने शूज़ पहने हैं, ना चप्पल पहनी है, कुछ भी नहीं, बेयर फीट, नंगे पैर। तो यहाँ पर वो कह रही कि मैं अपने हस्ट बेयर फीट से, शांत नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट में यानी कि धूल में पैटर्न बना रही हूँ। आगे लिखा है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यानी कि अब यहाँ पर ये सब जो अपनी दुनिया में खोई है, उस दुनिया में उसकी जो साइलेंस है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बात बात पर कोई टोकने वाला नहीं है, चाहे मैं जो करूँ, चाहे मैं जो पैटर्न बनाऊँ, जहाँ मन वहाँ घूमूँ, वहाँ पर जो साइलेंस है वो गोल्डन है, बिल्कुल गोल्डन साइलेंस है वहाँ का। और वहाँ पर जो फ्रीडम है वो स्वीट है, बिल्कुल मीठी शांति है। अब यार ये यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, इसको हम बाद में सब कुछ का एक-एक वर्ड का कहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब देखेंगे। आगे आओ नेक्स्ट स्टैंजा में, जहाँ फिर उसकी मम्मी शुरू हो जाती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, यानी कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। फिर रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। अब चॉकलेट खाने से क्यों मना कर रही है उसकी मम्मी? क्योंकि एक फैक्ट भी है कि एक्ने यानी कि जो पिंपल्स तरीके का जो होता है ना, वो एक्ने हमें क्यों होता है? चॉकलेट की ही वजह से होता है। तो वो कह रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे एक्ने हो जाते हैं, तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। फिर विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। उसकी मम्मी कह रही है उसे कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? ऐसा होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे होते हैं बट हम गुस्से में कहीं और मुंह करके बैठे होते हैं, और कहीं और से थप्पड़ आता है तो फिर कहीं और मुंह हो जाता है। तो बस वही इसके साथ भी है कि क्या हो रहा है, उसकी मम्मी उसे बोल रही है कि चॉकलेट मत खाओ क्योंकि तुम्हें एक्ने हो जाते हैं, जो पिंपल्स हो जाते हैं तुम्हारी स्किन पर चॉकलेट की वजह से। बट क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी एक बार जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? नहीं, हमारी अमेंडा तो फिर से अपनी दुनिया में खोई है। अब क्या है उसकी दुनिया, फिर से देखो, ब्रैकेट में लिखा है तुम्हारी बुक में, आई एम एन रेपुंजल। रेपुंजल का मतलब क्या है यार? देखो, एक स्टोरी, एक फेरी टेल कैरेक्टर है रेपुंजल। अब वो फेरी टेल कैरेक्टर जो, उसकी स्टोरी क्या है? क्या होता है, जो रेपुंजल नाम की लड़की है, ये कैद हो जाती है, बंदी बन जाती है, ट्रैप हो जाती है एक हाउस में, टावर में। एक टावर होता है, उसमें वो कैद रहती है और बाहर घूम रही होती है एक विच, यानी कि जो भूत वूत होते हैं ना, जो चुड़ैल उड़ैल टाइप के लोग जो होते हैं, वो बाहर घूम रही होती है। अब वो क्या करती है, जो फेरी टेल कैरेक्टर है, वो उसमें अपने आप को बंद रहना चाहती है कि वो ना आ जाए कहीं। और वो जो फेरी टेल कैरेक्टर है रेपुंजल, उसके काफी बड़े बड़े बाल होते हैं। तो अगर उसने अपने ये जो बड़े बड़े से बाल हैं, ये बाहर आ गई टावर के पास और बाल नीचे कर दिए, तो बाल इतने लंबे हैं कि टावर से बिल्कुल जमीन तक आ जाएंगे, और वो जो विच है यानी कि जो चुड़ैल है, वो उस पर चढ़ जाएगी, बालों के सहारे उस पर चढ़ के टावर में जाकर उसके पास आ जाएगी रेपुंजल के, जो रेपुंजल नहीं चाहती है। तो यहाँ पर अमेंडा क्या चाहती है, देखो, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं रेपुंजल हूँ, टावर में कैद हूँ। क्या लिखा है नीचे, वही बात, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? या ट्रैंक्विल का मतलब काम, यानी कि शांत। टावर में लाइफ बड़ी शांत है, यहाँ पर कोई ना ही दिखता है, ना ही कोई डिस्टर्ब करने आता है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। रेयर का मतलब अलग, यूनिक, स्ट्रेंज। फिर आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वही लिखा है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, यानी कि मैं कभी नीचे नहीं जाने दूंगी अपने ब्राइट हेयर, जो उसके चमकते हुए बड़े बड़े से बाल है ना रेपुंजल के। अगर वो रेपुंजल है तो उसके बड़े बड़े से बाल हैं, ऐसा वो इमेजिन कर रही है। और अगर ये बड़े बड़े से बाल नीचे चले गए एक बार, तो उस पर चढ़कर वो जो विच है ना, यानी कि चुड़ैल, वो ऊपर आ जाएगी उसके पास उसे परेशान करने। तो वो नहीं चाहती है, इसीलिए वो अपने बालों को नीचे आने नहीं देगी। तो अब हमने देखा कि ये रेपुंजल अपने आप को इमेजिन कर रही है, फिर उसके बाद उसकी मम्मी फिर उसे डांटने आ जाती है और अब रियलिटी में उसे वापस लाती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग का मतलब क्या होता है यार? सल्किंग का मतलब अपसेट रहना। ये अमेंडा, तुम ये जो अपसेट अपसेट होके मुंह झुका कर रहती हो ना, जो हमें भी डांट पड़ती है तो हम बिल्कुल अपसेट सा फेस बना लेते हैं, मुंह झुकाकर इधर कहीं पड़े होते हैं। तो वही कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, बिल्कुल अचानक एक बार में ये अपनी जो सल्किंग है, अपसेट है, जो मूड बना के बैठी हो, उसे बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम काफी मूडी हो अमेंडा, थोड़ा सा भी तुम्हें डांट दो। मूडी का मतलब कि कुछ भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से तुरंत मूड चेंज हो जाता है हमारा। कैसे? यहाँ पर उसकी मम्मी वही कह रही है कि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुम तुरंत ही अपना मुंह बनाकर बैठ जाती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, यानी कि कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हारी तरफ नैग किया। नैग का मतलब स्कोल्ड करना, यानी कि डांटना। तो अब तुम ऐसे मुंह बना के बैठ जाओगी तो लोगों को लगेगा, जो ये देख रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, बट मैं तो तुम्हें सही समझा रही हूँ कि चॉकलेट मत खाओ, पोस्चर सही करो, सल्किंग मत करो, ड्रेस साफ कर लो, शूज साफ कर लो। वही लिखा है, एनी वन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमेंडा।
और इतना एमेंडा एमेंडा हो गया है। अगर कहीं भी तुम इस पोयम से बोर हुए हो तो एमेंडा की जगह अपनी वाली का नाम लगा लो, प्रिया, सुप्रिया, जो भी नाम है यार वो नाम लगा लो। बट इस पोयम को याद रखना कि क्या क्या एमेंडा इमेजिन करती है बीच बीच में, और क्या क्या चीजों पर उसकी मम्मी उसे डांट रही होती है। पोयम होती है खत्म। लिखा किसने था? रॉबिन क्लेन चाचा ने। आओ अब देखते हैं इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस, फिर देखेंगे इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर यार ये जो पोएम है तुम इसे किसी राइटर को दे दोगे ना, तो ये तो बड़े ही ढेर सारे वो निकाल देगा कि यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पर एनाफोरा, एलिट्रेशन, एजोनेंट, सब कुछ भर रखा है इसमें। बट क्या इंपॉर्टेंट है अभी क्लास 10th लेवल पे, वो हम सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को यहाँ पर देखेंगे, कौन सी लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। क्योंकि एग्जाम में कैसे आता है, कोई एक स्टैंजा 4 लाइन उठा के दे दिया, अब उसमें पूछेगा कि यहाँ पर क्या इस स्टैंजा में कोई लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कौन सा। कोई भी पोएम हो, मैंने तुम्हें सिखा रखा है पिछले वीडियोज में कि कैसे तुम्हें ढूंढना है। सबसे पहले देखना है कि क्या यहाँ पर एक लाइन में कोई 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कोई 2 लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या 2 कंसेक्यूटिव लाइंस में, 2 लाइंस में एक के नीचे एक जो लाइंस है लगातार लाइंस में, जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अब इन 2 लाइंस में क्या स्टार्टिंग में 2 वर्ड सेम है? हाँ, स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हैं दोनों, डोंट, डोंट, ये दोनों सेम वर्ड्स का यूज किया गया दोनों लाइंस में, तो इस चीज को बोलते हैं एनाफोरा। ठीक है, याद रखना। फिर उसके नीचे लाइंस में स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब इस पूरी लाइन में कोई एक लेटर बार बार रिपीट हुआ है? ध्यान से देख यार, एस स्टॉप में है, एस स्लाउचिंग में है, सिट में है, एस स्ट्रेट में है, तो एस 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 का रिपीटिशन हो रहा है यहां पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। तो मिल गया हमें पहले स्टैंजा में 2 लाइन में एनाफोरा, फिर नीचे वाली 3rd लाइन में एलिट्रेशन। देन उसके नीचे आ जाओ, कहां पे? जहां अमेंडा अपने आप को इमेजिन करवाती है, देयर इज ए लैंग्विड एमेरल्ड सी। मैंने बताया था कि जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी चीज से, किसी चीज की तारीफ करते हैं, तो उसे मेटाफर बोलते हैं। यहां पर सी, समुद्र को कंपेयर किया गया किसके साथ? एमेरल्ड। एमेरल्ड का मतलब जो पन्ना, ग्रीन स्टोन होता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है, तो यहां पर है मेटाफर। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आने पर तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट स्टैंजा में एनाफोरा फिर से, क्योंकि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, तो डिड फिर से आ गया है दोनों ही लाइंस में सेम वर्ड शुरू शुरू में। देन उसके बाद नीचे आओ, जहां पर अमेंडा अपने आप को ऑर्फन बता रही होती है। अब इसमें देखो क्या कुछ लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या कोई लेटर यार वर्ड रिपीट हो रहा हो सेम? नहीं, ऐसा नहीं है। 3rd लाइन में द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, फिर से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है साइलेंस को गोल्डन के साथ, फ्रीडम को स्वीट के साथ। तो यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन। जहाँ पे वो किसी चीज का, किसी चीज की तारीफ या किसी चीज का गुड ऑफ गुड बताने के लिए उसे बोलते हैं मेटाफर। देन नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? नेक्स्ट स्टैंजा में देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है नेक्स्ट स्टैंजा में, बट अगर पूरी पोयम में पूछ लिया जाए कि क्या है पूरी पोयम में रिपीटेडली, तो वो क्या है? देखो, पहले स्टैंजा में बार बार पूरे स्टैंजा के एंड में अमेंडा आ रहा है, फिर उसके बाद दूसरा नहीं, ये जो 3rd वाला है, यानी कि जहां पर अमेंडा की फिर से मम्मी डांट रही होती है, फिर अमेंडा आता है एंड में, फिर अमेंडा आता है एंड में, तो बार बार जो पूरे पोयम में एंड में अमेंडा आया है हर स्टैंजा में, उसे हम बोलते हैं रिपीटिशन, अगर एक ही वर्ड हर स्टैंजा में यूज किया गया हो एंड में। एंड देन लास्ट स्टैंजा में आ जाओ, यहां पर भी मिल जाता है वही स्टॉप दैट सल्किंग, तो एस एस रिपीट हो रहा है, तो एलिटरेशन। खत्म हो गए सारे लिटरेरी डिवाइसेस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। आओ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं इस चैप्टर से? देखो, जहां जहां पर वो अमेंडा वाले स्टैंजा हैं, यानी कि जहां जहां पर अमेंडा अपने आप को कहीं इमेजिन करती है, तो उससे इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि अमेंडा अपने आप को ऐसा इमेजिन करते वक्त क्या करती है। यानी कि जब वो अपने आप को मरमेड इमेजिन करती है तो वो क्या करती है? जब वो मरमेड होती है तो समुद्र में अकेले टहल रही होती है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये लिखना पड़ेगा। फिर वो जब अपने आप को ऑर्फन इमेजिन करती है, यानी कि अनाथ, तब क्या करती है? तो वो सॉफ्ट डस्ट पे अपने पैरों से पैटर्न बना रही होती है। फिर जब रेपुंजल इमेजिन करती है तो वो क्या कर रही होती है? तो इस तरह के 3 अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। देन एक क्वेश्चन कि इज अमेंडा एन ऑर्फन, या फिर इज अमेंडा रेपुंजल, इज अमेंडा मरमेड, यानी कि जो जो वो इमेजिन कर रही है क्या वो सच में है? अगर हाँ या नहीं तो क्यों वो ऐसा इमेजिन कर रही है? तो वहां पर तुम्हें लिखना होगा कि नहीं, वो इमेजिन कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो काफी परेशान हो गई अपनी मम्मी की डांट सुन सुन के। और अब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ में हैं। और अब ये हमारे सामने पोएम, और इस पोएम में वॉल्ट विटमैन हमारे पोएट ने
कंपेयर किया है एनिमल्स को और ह्यूमंस को कि कैसे इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। एनिमल्स कैसे अलग हैं, ह्यूमंस कैसे अलग हैं, और क्यों पोएट को एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद है। यही पहली लाइन में लिखा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। यानी कि पोएट चाहते हैं कि वो जानवर बन जाएं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ, यानी कि वो जानवर बन जाएं और एनिमल्स के साथ ही रह सकें। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसिड का मतलब काम एंड पीसफुल, यानी कि वो सारे जानवर काफी ज्यादा शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड यानी कि अपने में ही सफिशिएंट होते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम इंसानों को होती है, हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। बट जानवर सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, खुद में ही रहते हैं। अभी आगे तुम सब कुछ समझोगे। सेकेंड लाइन, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब पोएट खड़े रहते हैं और जानवरों की तरफ खूब देर तक देखते रहते हैं। लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी कि काफी टाइम तक देखते रहते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। और जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो आगे की लाइन में बता रखा है। क्या बताया है? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन का मतलब क्या है? स्वेट का मतलब सबको पता है, पसीना बहाना, एंड वाइन का मतलब होता है रोना गाना। तो जो जानवर होते हैं वो कभी पसीना नहीं बहाते हैं, रोते गाते नहीं हैं। स्वेट एंड वाइन का मतलब यहाँ पे है कि रोते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते हैं अपनी कंडीशंस के बारे में किसी से। जबकि हम ह्यूमंस कुछ भी हो जाए हम जाकर कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, हम रोने लग जाते हैं दूसरों के सामने। फिर दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिंस। अब जानवर, लाई अवेक का मतलब क्या होता है? जागना, और डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो जानवर अंधेरों में जागते नहीं हैं, और वीप का मतलब होता है रोना, और सिंस का मतलब सिंस का मतलब होता है पाप। तो यानी कि जानवर ना ही रातों को जागते हैं और ना ही रोते हैं अपने पाप को लेकर, यानी कि पुराने जो वो कर्म कर चुके होते हैं उस पर वो रोते नहीं, कह रहे मैंने उस दिन वो कर दिया था, उस दिन वो कर दिया था। जैसे हम ह्यूमंस किसी को अगर मार पीट भी देंगे तो अपनी ही की गई गलती पे हम बैठ के रोने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। डिस्कस का मतलब सुनाना, सिक का मतलब बीमार करना। दे डू नॉट मेक मी सिक यानी कि मुझे बीमार नहीं करते हैं जानवर, ये डिस्कस कर करके मुझसे कि उन्होंने ये किया है गॉड के लिए, उन्होंने वो किया है गॉड के लिए, उन्होंने गॉड के तरफ जो उनकी ड्यूटी है, यानी कि गॉड के तरफ जो उनका कर्म है, अपनी जॉब है, वो मैंने पूरी की है, वैसा बार बार डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, कोई अगर बगल वाला तुम्हारा चला गया ट्यूसडे को हनुमान मंदिर, तो वो आके बताएगा कि मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए, इतने समय तक नमाज पढ़नी चाहिए। तो लोग आके डिस्कस करेंगे कि मैंने गॉड के लिए ये किया है, मैंने वो किया है। बट जानवर ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। समझो इस बात को, वर्ड समझो पहले। डिससेटिस्फाइड का मतलब तुम्हें पता है, दुखी, सेटिस्फाइड ना होना, फुलफिल्ड ना होना। डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड होना, मेंटली डिस्टर्ब्ड होना। और मेनिया का मतलब होता है क्रेज, ट्रेंड ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओनिंग का मतलब कि वो भी चीज मेरी हो, पोसेशन दिखाना। तो अब इस लाइन का मतलब है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, यानी कि कोई एक भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, कोई एक भी जानवर डिस्टर्ब्ड नहीं है। विथ, किस चीज से डिस्टर्ब नहीं है? विद दी मेनिया, यानी कि विद दी क्रेज ऑफ ओनिंग थिंग्स। ये जो चीज़ों को अपना करने का जो क्रेज चला है ह्यूमंस का, कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। अगर नोकिया है तो मेरे पास सैमसंग का फ़ोन हो, सैमसंग है तो मेरे पास आईफोन हो, आईफोन है तो फिर मेरे पास आईफोन का चार्जर हो। ये सब जो हम में क्रेज है ना, जानवरों में ये बिल्कुल भी ऐसा कोई क्रेज नहीं है। वही लिखा है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई डिससेटिस्फाइड नहीं है। क्यों डिससेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि किसी में क्रेज ही नहीं है चीज़ों के होने का। आगे लाइन में, नॉट वन इज डिमेंटेड, डिस्टर्ब्ड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one kneels. Kneels का मतलब होता है कि घुटने के बल बैठ जाना, bend on knees. जैसे कि घुटने के बल हम बैठ के हाथ जोड़ लेते हैं मंदिरों में, उस तरह। Not one kneels to another. अब यहाँ पर लिखा है कि कोई भी जानवर kneels to another, कोई भी जानवर दूसरे की तरफ इस तरह से हाथ नहीं जोड़ता है। और कोई भी अपने काइंड, nor to his kind that lived thousands of years ago. काइंड का मतलब होता है अपने जैसे लोग जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो थे, यानी कि अपने पूर्वज। और ये लिखा है कि कोई भी जानवर ना दूसरे जानवर की तरफ नील करता है, यानी कि घुटने के बल बैठ के हाथ जोड़ता है, ना ही अपने पूर्वजों को हाथ जोड़ता है। जैसा कि हम ह्यूमंस करते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे पूर्वज थे, इनकी फोटो लगाओ, इनकी पूजा करो। तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगली लाइन बताया, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर दी होल अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि इस वजह से ना कोई रिस्पेक्टेबल है, ना ही कोई दुखी है। क्योंकि देखो, जिसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है हम ह्यूमंस में, वही खुश है, ऐसा हमें लगता है।
और जिसे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है वो हमेशा दुखी रहता है। तो जानवरों में जब ये सीन ही नहीं है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि रिस्पेक्ट करो, हाथ जोड़ो, इसको हाथ जोड़ो, उसको हाथ जोड़ो, जी आप ये सब करके बात करो, तो ना किसी की इज्जत है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ना किसी की इज्जत है ना कोई दुखी है ओवर दी होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पे। सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये सब कुछ जो ऊपर बताया गया है पोएट ने, अब उसे एक लाइन में पोएट ने कंक्लूड किया कि सो दे शो दियर रिलेशंस टू मी। अब जानवर अपने रिलेशन साफ साफ मुझे दिखाते हैं, उनमें कोई कुछ छुपा के वो नहीं रखते हैं। अगर वो कुत्ता है, वो भौंक रहा है सामने, तो मतलब हाँ वो सस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें शक कर रहा है, इसलिए तुम पे भौंक रहा है। अगर वो कुत्ता पूंछ हिला रहा है, कोई डॉगी कोई पपी, तो मतलब हाँ कि वो खुश है। तो साफ साफ दिख जाता है जानवर की हरकत से कि उनके तुम्हारे साथ रिलेशन कैसे हो रहे हैं। बल्कि यही ह्यूमंस की तो स्माइल भी डरावनी होती है। आगे लिखा है एंड आई एक्सेप्ट देम, और पोएट हमारा उनकी जानवरों की इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन का मतलब क्या है? टोकन वर्ड एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। टोकन का मतलब है क्वालिटीज। और आगे दी इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है शो। तो इस लाइन का मतलब हुआ दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी क्वालिटीज ऑफ माई सेल्फ, दे शो। अब जो क्वालिटीज वो दिखाते हैं उससे पोएट को कहीं ना कहीं फील होता है कि तो मेरी क्वालिटीज थी जो ये ला रहे हैं मेरी तरफ। देम प्लेनली इन दियर पोजेशन। अब देम प्लेनली यानी कि साफ साफ दिखाते हैं, इन दियर पोजेशन, इन दियर ओनरशिप, यानी कि पोजेशन का मतलब होता है ओन करना। तो जानवरों के पास जो जो क्वालिटीज़ वो ओन करते हैं, जो जो क्वालिटीज़ जानवरों में है वो दिखाते हैं, एविंस यानी कि दिखाते हैं वो क्वालिटीज़। और ये सारी क्वालिटीज़ हमारे पोएट को लगता है कि ये तो मेरी क्वालिटीज़ मेरी तरफ ला रहे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। फिर नीचे आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। अब पोएट वंडर करता है, वंडर का मतलब हैरान रहना। वो हैरान है कि कहाँ से सारी क्वालिटीज ला रहे हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अगली लाइन का मतलब ये है कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। पोएट कह रहे हैं कि क्या मैंने ये क्वालिटीज जानवरों में पास कर दी है बहुत टाइम पहले, द वे ह्यूज टाइम्स अगो यानी कि बहुत टाइम पहले, एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली का मतलब केयरलेसली, बेपरवाह, एंड केयरलेसली ड्रॉप देम यानी कि मैंने अपनी क्वालिटीज उन पर पास कर दी और उन क्वालिटीज को खुद से ड्रॉप कर दिया। यानी कि अपनी क्वालिटीज जानवरों में पास कर दी और जो खुद मेरे अंदर क्वालिटीज थी वो तो मैंने गिरा ही दी, नेग्लिजेंटली, केयरलेसली, बेपरवाही के साथ। तो अब इस पूरी की पूरी पोयम में यही दिखाया गया है कि कैसे जानवर ह्यूमन से अलग होते हैं। वो खुद में ही प्लेसिड, काम रहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं, वो कभी रोते नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी जो होती है गॉड की तरफ वो जाकर डिस्कस नहीं करते हैं आपस में, वो किसी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, पैर नहीं पड़ते हैं, और सबके सब खुश हैं। सबके सब के पास एक टोकन है, क्वालिटीज है, जो हमारे पोएट को लगता है कि ये तो मेरी क्वालिटीज है जो मैंने बहुत समय पहले इन जानवरों को पास कर दी और खुद से मेरी वो क्वालिटीज ही खो चुकी हैं। तो पोएट हमारा कौन है? वॉल्ट विटमैन। और आओ चलो डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस। यार ज़्यादा कोई पोएटिक डिवाइसेस है नहीं है इसमें, जो है वो बहुत कम है। जैसे कि सबसे पहले लाइन में क्या है? आई थिंक आई कुड। तो आई का जहाँ पे साउंड आ रहा है तो इसे एजोनेंट्स बोलते हैं। एजोनेंट्स क्यों? क्योंकि ये वॉवेल है, जहाँ पर वॉवेल का साउंड आएगा उसे एजोनेंट्स बोलेंगे। जहाँ पर किसी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा यानी कि वॉवेल्स के अलावा जो वर्ड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनका साउंड आएगा वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स होगा। तो ये यहाँ पर है एजोनेंट्स पहली लाइन में। फिर नेक्स्ट लाइन में जो ये डिस्कस किया गया है स्वेट एंड वाइन, तो ये जो वर्ड है ना ये एक सिंबल की तरह यूज किया गया। इसका मतलब कुछ और है, स्वेट एंड वाइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? क्राई एंड कंप्लेन। तो इसलिए जब किसी दूसरे वर्ड को सिंबल की तरह यूज किया जाए तो उसे बोलते हैं मेटाफर। और ये जो 3 लाइन है दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, तो ये तीनों एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे होगा एनाफोरा। और फिर इसी लाइन में दे डू नॉट वाली थर्ड लाइन में क्या लिखा है? दे डू नॉट मेक मी सिक। तो एलिटरेशन हर जगह होता है जहां पर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो, तो दोनों में एम रिपीट हुआ है इसलिए यहां पर होगा एलिटरेशन। और फिर ये नीचे वाली लाइन में दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स यहाँ पर एक सिंबल की तरह यूज किया गया इस वर्ड को भी। टोकन्स का मतलब सच में कोई टोकन या सिक्का नहीं है, बल्कि उसका मतलब क्वालिटीज है। तो यहां पर भी है मेटाफर। बस इतना ही थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। और अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड द ह्यूमंस डोंट। यानी कि कैसा सेटिस्फैक्शन पोएट ने बात की है पूरे पोएम में जो एनिमल्स के पास तो है बट ह्यूमंस के पास नहीं है। तो वही लिख रहे हो कि पोसेशन वाला, कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, प्रियंका हो प्रियंका नहीं हो तो प्रिया हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि जानवरों में ऐसी कोई परंपरा नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने गॉड को प्रे करो या अपने एंसेस्टर्स की इज्जत करो। वहाँ पर सब इक्वल हैं और कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है, इसलिए आपस में अपने आप में ही सब खुश हैं, कोई भी अनहैप्पी नहीं रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि अब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि इलैबोरेट करो कि एक्सेप्ट कर लेना सिचुएशन को ही हैप्पीनेस तुम्हें दिला सकती है लाइफ में। तो ये पूरा आंसर तुम्हें पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ डाउनलोड करना इस वीडियो। यार इस पोएम में एक बच्ची है, उसके साथ कुछ पेट्स रहते हैं उसके, और एक रेड कलर की वैगन यानी कि रेड कलर की एक गाड़ी भी है उसके पास। और ये सब कुछ समझाया जाएगा स्टोरी में कि कैसे एक पायरेट आ जाता है, फिर कैसे ही सारी सिचुएशन ये लोग मिलकर फेस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बिलिंडा वही छोटी सी बच्ची का नाम है जो कहाँ रहती है, एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। एक छोटे से ब्लैक किटन के साथ यानी कि काले कलर के बिल्ली के बच्चे के साथ, और ग्रे कलर के चूहे के साथ, ग्रे माउस, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। लिटिल येलो डॉग यानी कि छोटे से येलो कलर के कुत्ते के साथ और छोटी सी लाल कलर की गाड़ी के साथ। वैगन का मतलब गाड़ी, कार्ट। एंड रीलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रीलियो ट्रूलियो इसका मतलब, रीलियो ट्रूलियो का मतलब है रियल और ट्रू यानी कि असली और सच्चा, लिटिल पेट ड्रैगन छोटा सा पालतू ड्रैगन। अब भाई पोएम है, इसे इमेजिन कर लो कि उसके पास एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है। फिर आगे, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल। अब यहां पर अगले स्टैंजा में अब इन सब का नाम बताया जा रहा है। तो देखो स्टैंजा में नाम क्या है। सबसे पहले जो लिटिल ब्लैक किटन है यानी कि बिल्ली का बच्चा है काला कलर का, उसका नाम रहता है इंक। यार इंक भी थोड़ा सा डार्क होती है तो वैसे याद कर लेना। ब्लैक किटन का नाम इंक। और ग्रे माउस जो है उसका नाम ब्लिंक। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, जो चूहे होते हैं वो आंखें अपनी ब्लिंक करते रहते हैं, झपकाते रहते हैं, तो उसका नाम क्या है, ब्लिंक। और जो येलो कलर का लिटिल डॉग है, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। इस लाइन का मतलब है कि वो जो येलो डॉग था वो बिल्कुल शार्प था मस्टर्ड की तरीके। मस्टर्ड यानी कि सरसों, जिसका तेल तुम लगाते हो ना, वो सरसों बिल्कुल वैसा येलो कलर का शार्प कलर था डॉग का भी, और इसीलिए डॉग का नाम भी पड़ गया था मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड। अब जो ड्रैगन था वो कॉवर्ड था। कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक होना। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और उसका नाम क्या था, कस्टर्ड। कस्टर्ड नाम कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना कि ड्रैगन जो था वो कॉवर्ड था, सी से कॉवर्ड, सी से कस्टर्ड। ये चारों के नाम मिल गए तुम्हें। अब आगे, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पर ड्रैगन के बारे में बात हो रही है कि कैसा वो दिखता था। जो वो कस्टर्ड था वो ड्रैगन, उसके पास बिग शार्प टीथ थे एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स का मतलब जो उसके ऊपर पीठ की साइड पे कांटे जैसे स्पाइक्स निकले हुए थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ। तो इसका मतलब है देखो, पीठ के ऊपर स्पाइक्स थे यानी कि कांटे जैसे थे, और स्केल्स अंडरनीथ, तो इधर पेट साइड आगे के साइड क्या था, स्केल्स था। जैसे मछलियों के स्केल्स होता है ना, छोटा छोटा सा पैटर्न, वो पैटर्न को हम स्केल्स बोलते हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। अब समझाया गया है कि उसका जो मुंह था उस ड्रैगन का वो बिल्कुल फायर प्लेस के तरह था, यानी कि जो जलने वाली जगह होती है जिसमें आग जलती है उसे बोलते हैं फायर प्लेस। जिसमें आग जला के हम आग तापते भी हैं ठंडियों में, उसे ही बोलते हैं फायर प्लेस। और ड्रैगन का मुंह हमें फायर प्लेस की तरह हर कार्टून हर मूवीज में दिखाया जाता है कि उनके मुंह से आग निकलती है, वही लिखा है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। अब जहाँ पर भी फायर प्लेस होती है, जहाँ पर हम आग तापते हैं या फिर जहाँ पर हम आग जलाते हैं, तो उसके ऊपर एक चिमनी होती है धुआं निकलने के लिए। तो यहाँ पे वो ड्रैगन की नाक को चिमनी से कंपेयर कर दिया गया है। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोस। रीलियो ट्रूलियो का मतलब असली और सच्चा, डैगर्स का मतलब खंजर यानी कि नुकीले हथियार, ऑन हिज टोस यानी कि उसकी पैर की उंगलियों पे काफी नुकीले हथियार थे जो एक्चुअली उसके नेल्स थे ड्रैगन के। देन आगे, बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब वो छोटी बच्ची की बात हो रही है कि वो इतनी ज़्यादा बहादुर थी जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्स। बियर यानी कि भालू, जो किसका सिंबल है, बहादुरी का, और बैरल एक कंटेनर, जैसे कि एक कंटेनर है जिसमें खूब ढेर सारे बियर्स हों, वो इतनी ज़्यादा बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक यानी कि इंक कौन था, इंक था वो बिल्ली का बच्चा, और ब्लिंक वो माउस, वो चूहा। अब ये दोनों इतने बहादुर थे कि वो लायंस को भी चेस कर लेते थे। चेस यानी कि दौड़ा लेते थे डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड वो येलो कुत्ता, वो इतना बहादुर था जैसे टाइगर इन अ रेज, जैसे कि एक टाइगर रेज में हो। रेज मतलब गुस्सा, एंगर, एंगर में हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। बट जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो हमेशा रोता रहता था किस चीज के लिए,
एक नाइस सेफ केज के लिए। उसे एक सेफ केज चाहिए था अपने अराउंड कि वो एक केज में रह सके आराम से। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बिलिंडा उसे गुदगुदी लगाती थी। अनमर्सीफुल का मतलब कि बिल्कुल दया के साथ नहीं, बिल्कुल निर्दयी होके उसको गुदगुदी लगाती थी, परेशान करती थी। और इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और ये तीनों दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। अब ये रूडली यानी कि गुस्से में चिढ़ा के उसे बोलते थे क्या? परसिवल। परसिवल कौन था? अब यहाँ पर एक और स्टोरी को लिंक कर दिया गया है। परसिवल एक वॉरियर था जो बड़ा बहादुर था, बट एक बार ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई कि वो वॉर पे जाने से डर गया था, इसीलिए उसको उस आदमी से, उस वॉरियर से कंपेयर किया जा रहा है जिसका नाम क्या था? परसिवल। तो इसे भी ये लोग परसिवल बुलाकर चिढ़ाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। अब ये सारे के सारे ड्रैगन नहीं, बाकी सारे बैठ जाते थे छोटी सी रेड वैगन में और इसे चिढ़ाते थे, इस पर हंसते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन। रिलियो ट्रूलियो यानी कि असली सच्चा, कॉवर्डली यानी कि डरपोक सा ड्रैगन। बिलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। बिलिंडा इतना हंसती थी, गिगल्ड का मतलब हंसना, इतना ज़्यादा हंसती थी टिल, तब तक जब तक वो पूरा घर ना हिला दे हंस हंस के। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंड जो ब्लिंक था वो चूहा, वो वीक ऐसा कहता था जिसे विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी कि जब माउस हंसते हैं तो ऐसा साउंड निकालते हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछते थे। When कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, यानी कि जब जब कस्टर्ड वो ड्रैगन रोता था एक नाइस सेफ केज के लिए, तब तब इंक यानी कि वो किटन, वो बिल्ली का बच्चा, और मस्टर्ड वो कुत्ता, वो दोनों से क्या पूछते थे? रूडली उसकी एज, कि अरे तुम्हारी उम्र क्या है, इतने छोटे से हो कि तुम एक केज के लिए रो रहे हो। वो उसे चिढ़ाते थे इस तरह से। आगे सडनली सडनली देयर हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी का मतलब बैड, डरावना, भयानक। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड। मस्टर्ड कौन था? याद रखना यार, मस्टर्ड येलो येलो डॉग। हाँ, मस्टर्ड ग्रोल्ड। ग्रोल्ड का मतलब होता है गुर्राना। अब जैसे जो कुत्ते होते हैं वो डर में कैसे गुर्राते हैं बाहर कभी सुनसान इलाके में सुनो तो, वही होता है मस्टर्ड ग्रोल्ड। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब के सब इधर उधर देखने लग गए कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। वो जो कौन सी साउंड आई थी? नेस्टी साउंड, एक बुरी सी साउंड। म्यू क्राइड इंक। म्यूच करके कौन क्राई करता है? इंक। जो किटन होते हैं, बिल्लियाँ, वैसे बोलती हैं। और क्राइड बिलिंडा। बिलिंडा एक इंसान है, लड़की है, तो वो ही करेगी अगर कोई डरावनी सिचुएशन होगी। फॉर देयर वॉज अ पायरेट। पायरेट को हम सब जानते हैं यार, एक आंख फूटी वाले अंकल, अरे जो एक आंख पे कैप पहन के घूमते हैं, उन्हें पायरेट बोलते हैं। तो पायरेट क्लाइंबिंग इन दी विंडा। विंडा यहाँ पर विंडो है। अब ऐसा इसलिए यूज किया गया विंडो को, विंडा इसलिए लिख दिया गया है कि वो ऊपर वाली लाइन बिलिंडा से राइम कर जाए। ये सब कलाबाजी यार पोएट्स करते रहते हैं। पोएट कौन है फिलहाल? ओगडेन नाश। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब इस स्टैंडा में बताया जा रहा है कि वो जो पायरेट घुसा है, कहाँ से घुसा है? क्लाइम किया है विंडो से, विंडो से कूद के आया है, उसकी हालात कैसे हैं? पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में है, पिस्टल उसके राइट हैंड में है। आहा। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, और उसके दांत में कटलस ब्राइट है। कटलस क्या होता है? एक स्वॉर्ड, एक चाकू। ब्राइट क्यों? क्योंकि वो चमक रही है बिल्कुल चाकू। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी ब्लैक है। एंड वन लेग वॉज वुड, और एक पैर उसका लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब उसके हालात देख के ये बिल्कुल क्लियर था कि पायरेट कुछ भी अच्छा करने यहाँ पर नहीं आया था। पायरेट मेंट नो गुड। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि एक पायरेट जो बिल्कुल कुछ अच्छा करने नहीं आया वो घुस चुका है, और अब हम देखेंगे अगले स्टैंजा में इन बाकी के जो मेंबर्स हैं इनका रिएक्शन। तो सबसे पहले बिलिंडा पेल्ड, इसका मतलब होता है एंशियस जाना, डर जाना। बिलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लग जाती है हेल्प हेल्प करके। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड हेल्प। मस्टर्ड जो था वो येलो वाला डॉग, वो फ्लेड, फ्लेड यानी कि भाग जाना, वो भाग जाता है, स्केप कर जाता है वहां से विथ अ टेरिफाइड येल्प। येल्प का मतलब स्क्रीम, और टेरिफाइड डरावना, डरावने तरीके से बिल्कुल स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए वहां से फ्लेड निकल जाता है, भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू दी बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक यानी कि वो किटन, वो बिल्ली का बच्चा, ट्रिकल्ड यानी कि स्केप कर जाना, भाग जाना, दबे पांव भाग जाना, डाउन टू दी बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, अब हाउस के सबसे नीचे किसी कोने में जाके छुप जाता है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, वो छोटा सा चूहा ब्लिंक क्या करता है? स्ट्रेटेजिकली यानी कि प्लान के साथ, माउस होल्डेड, प्लान के मुताबिक अपना वो माउस होल्ड में घुस जाता है। वो चूहे के बिल में घुस जाता है यार, टॉम एंड जेरी वाले बिल में घुस जाता है जाकर। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, अब ये सब तो घुस चुके हैं, बट वो जो ड्रैगन था वो क्या किया? बट अप जम्प्ड कस्टर्ड,
अब वो कस्टर्ड ड्रैगन जंप कर जाता है ऊपर, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। स्नॉट मतलब होता है साउंड निकालना, इंजन की तरह साउंड निकालता है वो बिल्कुल। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स। क्लैश का मतलब लड़ा देना, इधर उधर, इधर उधर अपनी टेल यानी कि पूंछ को लड़ा देता है आयरन की तरह इन अ डंजियन। क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। डंजियन का मतलब होता है अंडरग्राउंड सेल, जहाँ पे अंडरग्राउंड किसी दुकान के नीचे जाओ तो अंडरग्राउंड सेल में सामान वामान रखते हैं ना, स्टोर रूम टाइप का। तो वहां पर जैसे शोर होता रहता है, आवाज होती रहती है लोहे की चीजों की, तो बिल्कुल वैसे ही अपनी वो टेल को लड़ा देता है इधर उधर। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विर्म। अब क्लैटर, क्लैंक, ये दोनों शब्द क्या हैं? ये आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्लैटर क्लैंक इधर उधर आवाज हो रही थी, एंड अ जैंगलिंग स्क्विर्म। और जैंगल भी एक आवाज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और स्क्विर्म का मतलब होता है ट्विस्ट, ट्विस्ट करना, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है तो कैसी कैसी आवाज आती है, क्लैटर क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्विर्म। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म। ही वेंट एट द पायरेट, अब वो पायरेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है, कैसे? लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, एट अ वॉर्म। रॉबिन कौन है? एक बर्ड है जो वॉर्म यानी कि कीड़ों को तुरंत जाकर पकड़ लेती है, खा लेती है। तो बिल्कुल उसी तरह बिना डरे अब की बार हमारा कस्टर्ड ड्रैगन जाकर पायरेट के पास खड़ा हो जाता है। द पायरेट गेव डेट बेलिंडास ड्रैगन। अब बेलिंडास ड्रैगन का मतलब कि बेलिंडा का ड्रैगन, वो बच्ची के ड्रैगन की तरफ पायरेट गेव करता है, गेव मतलब स्टेयर, घूरता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। एंड गल्प्ड, गल्प्ड का मतलब ड्रिंक कर लेना, घूट करके पी लेना। सम ग्रॉग, ग्रॉग क्या होती है? एक ड्रिंक होती है स्पेशल यार, अब सबकी स्पेशल ड्रिंक होती है। जब हम क्लास 8th में थे तो हमारी स्पेशल ड्रिंक थी फ्रूटी, जब हम क्लास 10th में आए तो हमारी स्पेशल ड्रिंक हो गई स्प्राइट, या फिर कुछ लोग की रेडबुल। फिर जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो जो भी होगी तुम्हारी ड्रिंक तुम कमेंट कर देना। खैर, गॉर्ग, ग्रॉग, ग्रॉग का मतलब होता है स्पेशल ड्रिंक, जो कौन यूज करते हैं? पायरेट्स। तो वो एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट्स फ्लैगन, जो वहां पर पॉकेट वो लोग लगाए होते हैं इसमें ड्रिंक रखते हैं, स्टैंड टाइप का, उसमें से निकालता है अपनी ड्रिंक को जिसका नाम ग्रॉग है, और गल्प करता है, पी जाता है। ही फायर 2 बुलेट्स, हिट, अब वो 2 बुलेट यानी कि 2 गोलियां चला देता है, बट अच्छा हुआ हमारे ड्रैगन को वो लगती नहीं है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम। अब कस्टर्ड क्या करता है? वो ड्रैगन क्या करता है बदले में? गॉबल्ड हिम। गॉबल का मतलब स्वेलो कर जाना, निगल जाना, यानी कि खा जाना। तो वो कस्टर्ड ड्रैगन पूरा का पूरा वो पायरेट को ही खा जाता है। गॉबल्ड हिम एवरी बिट। आगे लिखा है बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। अब देखो ये हो गया है, तो सिचुएशन वहां से निकल चुके हैं वो लोग डरावनी सिचुएशन से, तो वापस आते हैं सबके सब। और बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस का मतलब हक कर लेना, पकड़ लेना। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे लिक करता है। अब मस्टर्ड कौन है? एक कुत्ता है, तो वो अपना प्यार कैसे दिखाएगा? चाट के ही दिखाएगा, लिक्ड हिम। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। मोर्न का मतलब सैड। अब कोई भी सैड नहीं होता है उसकी सिचुएशन पे। पायरेट विक्टिम यानी कि जो विक्टिम बन जाता है पायरेट के आने पे, सबसे तो वही फंस जाता है, बाकी सबके सब भाग जाते हैं। तो कोई यहाँ पे सैड नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे वो सब भूल भाल के, अब वो मर गया ना, वो खा गया ना उसे, तब सब खुश थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गिरेट। इंक एंड ब्लिंक, इंक कौन था? वो किटेन, वो बिल्ली, और ब्लिंक, ब्लिंक वो चूहा। इन ग्ली, ग्ली मतलब हैप्पीनेस में, डिड गायरेट, गायरेट का मतलब सर्कल्स में मूव, घूमने लग जाते हैं। बिल्कुल कार्टून इमेजिन करो यार, किसी के अगल बगल सर्कल्स में घूमने लग जाते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड बीन टॉयस एज ब्रेव इफ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड। अब वो प्रेजेंटली अप स्पोक, अब तुरंत ही अप स्पोक यानी कि उठ के बोलता है वो लिटिल डॉग मस्टर्ड। क्या बोलता है? आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड। अगर मैं फ्लस्टर ना करता तो मैं तुमसे 2 गुना बहादुर रहता। फ्लस्टर का मतलब कंफ्यूज, कहता है मैं बस कंफ्यूज हो गया कि कौन आया और मैं भाग गया, वरना तो मैं तुमसे 2 गुना बहादुर था। एंड अप स्पोक इंक, अब स्पोक इंक भी, अब इंक जो रहता है वो किटन, वो भी बोलता है। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और बिंक भी बोलता है। क्या बोलते हैं ये लोग? वी हैड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, कि हम सोचते हैं हम तो 3 गुना बहादुर होते। और कस्टर्ड हमारा भोला भाला, या फिर समझ लो स्मार्ट, जो बहस नहीं करना चाहता, उनसे बोलता है आई क्वाइट अग्री, मैं अग्री करता हूं तुम्हारी बात से, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। लगता है कस्टर्ड चालाक है, इनसे बहस नहीं करना चाहता, और बोल देता है कि हाँ मैं अग्री करता हूं कि तुम सबके सब मुझसे ज्यादा बहादुर हो। देन अगेन वही स्टैंड है कि बेलिंडा स्टिल लिव्ड इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रीलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। कि बेलिंडा स्टिल लिव्स, बेलिंडा आज भी अपने उसी वाइट घर में छोटे से रहती है अपने सारे मेंबर्स के साथ,
और आगे वही स्टैंजा रिपीट है जो पहले रिपीट हुआ था। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि बेलिंडा ब्रेव है, इंक एंड ब्लिंक लॉयंस को चेस कर लेते हैं। मस्टर्ड तो इतना ब्रेव है जैसे कि गुस्से में एक टाइगर हो, एज अ टाइगर इन अ रेज। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, कस्टर्ड आज भी रोता रहता है। ऐसा किसने लिखा है, किसका ऐसा मानना है? हमारे राइटर जिसका नाम है ओस्डेन नाश। आओ देख लेते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले मैंने तुम्हें सिखाया ढूंढने के लिए क्या करना है, देखना है क्या कहीं पे कोई लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो देखो पहले स्टैंजा में कोई सेम लेटर रिपीट हो रहा हो, नहीं। फिर देखो क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, हाँ। देखो पहले स्टैंजा में बार बार लिटिल 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 लिटिल, ये देखो बीच की 2 लाइन्स में कितने बार रिपीट हुआ है लिटिल लिटिल। तो यहाँ पर लिटिल रिपीट हुआ है एक वर्ड बार बार, तो इसका मतलब कौन सा पोएटिक डिवाइस? रेपिटिशन, रेपिटिशन बोलेंगे। एंड देन क्या कोई और भी पोएटिक डिवाइस है स्टैंजा में? देखो पहले लाइन में, दूसरे, तीसरे, फोर्थ लाइन में देखो, एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। पेट ड्रैगन, क्या ड्रैगन का भी पेट होता है? बिल्कुल अपोजिट चीज हुई ना ये। और जहां पर भी अपोजिट चीजें होती हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं बगल बगल, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन याद कर लो, लिख लो अपने बुक में। एंड 2 लाइन जहां पर सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो उसे क्या बोलते हैं? एनाफोरा। यहां पर देखो एंड दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे होगा एनाफोरा। और अगर आगे भी सेम लाइन से कोई भी 2 लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो वहां पर भी होगा एनाफोरा। देन अगले स्टैंजा में यहाँ पे लिखा है वॉज शार्प एज मस्टर्ड। अब मैंने तो बता रखा है यार पहले वीडियोस में कि कहीं पर अगर कंपैरिजन हो रहा हो तो 2 तरीके से होता है। एक कंपैरिजन अगर एज, लाइक ये सब वर्ड लगा के अगर कंपैरिजन करें तो उसे बोलते हैं सिमिली। स्माइल नहीं, सिमिली, SIMILE। तो यहाँ पर क्या है? एस लगा है तो इसलिए सिमिली होगा। अगर एस या लाइक ऐसे वर्ड्स ना लगे होते तो वहां पर मेटाफर होता। जैसे कि नेक्स्ट स्टैंजा में देखो, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो लाइक लगा है, माउथ का कंपैरिजन फायर प्लेस से, तो ये सिमिली है। बट चिमनी फॉर अ नोज, नोज का कंपैरिजन चिमनी से है, बट यहाँ पर एज या लाइक ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर होगा। देन आगे नेक्स्ट स्टैंजा में देखो, वही पहला ट्रिक ढूंढना है कि क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है। तो बिलिंडा ब्रेव बैरल बियर्स, बी 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 बी, खैर काफी बी रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? एलिटरेशन। देन नेक्स्ट उसी में है एस ब्रेव एस टाइगर इन अ रेज, तो फिर कंपैरिजन और एस वर्ड का यूज किया गया है, एस वर्ड का यूज किया गया है, तो इसलिए सिमिली, SIMILE। देन नेक्स्ट इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। अब देखो कॉल्ड हिम, तो ड्रैगन को हिम यानी कि एक ह्यूमन का दर्जा दिया गया है, इसलिए यहां पर होगा पर्सोनिफिकेशन। जैसे हिंदी विंदी में भी यार जब पेड़ों को, पौधों को, जानवरों को कैसे कंपेयर करते थे? ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते थे, तो उन्हें क्या बोलते थे हम? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, वही चीज है। आगे जहां पर भी कोई साउंड का यूज हो, जैसे कि नेक्स्ट स्टैंजा में क्या क्या साउंड है? वीक, फिर उसके बाद यहां पर है स्नॉर्टिंग, तो ये सारे साउंड को क्या हम बोलेंगे? एनोमेटोपी। इसकी स्पेलिंग याद कर लो, ये पोएटिक डिवाइस होगा कहीं पर भी अगर साउंड की, बोलने की आवाज कहीं पर अगर लिखी हो तो। देन नेक्स्ट यहां पे रहेगा अगले स्टैंजा में, बट एज जम्प कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक अ इंजन। लाइक यहाँ पे यूज हुआ है तो सिमिली। अब ये तुम समझ जाना, लाइक से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पर सिमिली, और लाइक या एज ना यूज हो तो मेटाफर। और फिर खत्म हुए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, और स्वाहा हो गया है ये पोएम। डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF, देख लेना वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नोटिफिकेशन वाली घंटी को छेड़ दो जल्दी से कि कुछ तुमसे ना मिस हो। और फिर क्या, अरे जाना, जा पढ़ ले।